फोर्स जो है जनरल भाषा में देखे तो वो क्या होता है, पुश या पुल होता है। आप किसी चीज को खींच रहे हैं या किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है कि हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि अ पुल या फिर पुश, खिंचाव या फिर धक्का, विच चेंजेस, जो या तो चेंज करता है और टेंस टू चेंज। टेंस टू चेंज करने का मतलब है चेंज करने की कोशिश करता है। चेंज तो नहीं कर पाता है लेकिन चेंज करने की कोशिश करता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई चीज रेस्ट में है, अगर कोई चीज रेस्ट में है, तुम लोग यार, अब कोई चीज रेस्ट में है तो उस स्टेट को या फिर क्या, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पता है, अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो कहा जाता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है ना। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, आपको उस स्टेट को बदलना है, का मतलब हुआ स्पीड को बढ़ाना है चाहे स्पीड को घटाना है, तो आपको उसके लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई चीज अगर रेस्ट में है तो उसके स्टेट को बदलना है, इसका मतलब हुआ कि उसको मोशन में लाना है, तो आपको उसके लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। हालांकि एक और दिया हुआ है और वो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम चाहते हैं कि ना स्पीड बदले, बोलो मैंने कोई चीज मोशन में है तो उसकी स्पीड ना बदले, सिर्फ उसका क्या बदले, डायरेक्शन बदले, तो उसके लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। स्पीड बदलना है तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन बदलना है तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि ये अगर सूरज है, ठीक है, और ये क्या है, अर्थ है, इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो याद है हम लोगों ने देखा था कि जैसे यहाँ पर अगर इसकी स्पीड v है तो यहाँ पर भी स्पीड कितनी होती है। अगर हम मोशन को पूरी तरीके से सर्कुलर मान लेना तो हर जगह धरती की स्पीड कैसी होगी, सेम होगी, ठीक है। यहाँ पर भी स्पीड कितनी होगी, v, यहाँ पर भी स्पीड कितनी होगी, v होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए कि जो धरती का मूवमेंट है उसके मूवमेंट में क्या बदल रहा है, स्पीड बदल रही है क्या, नहीं, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है। तो इसके लिए भी तो फोर्स चाहिए। तो आप बताइए क्या धरती पे कोई फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है। सूरज जो है वो धरती को अपनी तरफ खींच रहा है, कौन सा फोर्स लगा के, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के। और आपको याद है हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी और फोर्स, अब बाबू फोर्स कहो चाहे एक्सेलरेशन कहो, क्योंकि F बराबर ma पढ़ा है ना तुम लोगों ने, जिधर फोर्स होता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, तो जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर ही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, क्लियर है। तो वेलोसिटी और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो स्पीड क्या होता है, याद है, बढ़ता है। वेलोसिटी और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तब बताओ स्पीड का क्या होता है, घटता है, देखा था ना हम लोगों ने। और बाबू अगर वेलोसिटी और फोर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो ना स्पीड बढ़ता है ना घटता है। स्पीड जो होता है वो कैसा होता है, वो कांस्टेंट होता है, सिर्फ क्या बदलता है, डायरेक्शन चेंज करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। तो यहाँ वही ना केस है, वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के कैसा हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है। तो स्पीड तो नहीं बदलेगा लेकिन डायरेक्शन तो बदलेगा ना। तो कंक्लूजन ये है कि डायरेक्शन ही बदलने के लिए आपको फोर्स तो लगाना पड़ेगा ना। अरे बोलिए ना, बहुत बढ़िया। तो फोर्स वो पुश या पुल होता है जो या तो बदल देता है नहीं तो बदलने की कोशिश करता है। कौन कौन से स्टेट को, तो रेस्ट वाले स्टेट को। कांस्टेंट स्पीड से अगर कोई चल रहा है तो उसकी स्पीड को भी बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा, और वो मोशन के डायरेक्शन को भी बदल सकता है या बदलने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। जैसे बदलने का मतलब ये हुआ कि बताइए ये पेन रेस्ट में है, मैंने देखिए फोर्स लगाया और सही में इसका स्टेट बदल गया कि नहीं, रेस्ट से ये मोशन में आ गया कि नहीं। तो यहाँ फोर्स ने सही में बदल दिया, लेकिन देखिए मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स तो मैं लगा ही रहा हूँ, लेकिन क्या मैं उसके स्टेट को बदल पा रहा हूँ, हो सकता है कोई और फोर्स होगा जिसने कैंसिल कर दिया हो, लेकिन मैं तो नहीं ना बदल पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं बदलने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अगर पीछे से दीवार हट जाए, बोलिए, हाँ नॉर्मल मान लीजिए कि किसी धागे से ये लटका हुआ हो और तब मैं अगर इस पर फोर्स लगा दूं ऐसे, तो क्या सही में ये मोशन में नहीं आ जाएगा। अब बात समझ रहे हैं।
चलिए ठीक है, सही है। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या? फोर्स। ठीक है, फोर्स इज द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द क्या? सोर्स। कभी भी फोर्स लगेगा तो वहां दो लोगों का होना जरूरी है, एक वो जिसके ऊपर फोर्स लगा है और एक वो जिसने फोर्स लगाया है। जैसे अगर मैं इस पेन को छोड़ूं तो वो कहां जाएगा? क्यों नीचे जाएगा? कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जब मैंने पकड़ा हुआ है तो इसका स्टेट रेस्ट वाला ना है, छोड़ दिया तो इसका स्टेट मोशन वाला आ गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। और आप बताइएगा कि ये फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया पेन, सोर्स हो गया अर्थ। अरे अर्थ ने ही ना लगाया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो सोर्स के बारे में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग पुल या क्या? पुश। जैसे धरती ने इसको पुल प्रोवाइड किया है, धरती ने इसको खींचा है। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, अच्छी बात है। इफेक्ट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ढेर सारी फोर्सेस लग रही हैं, तो अल्टीमेटली उस ऑब्जेक्ट का क्या होगा, ये कौन सा फोर्स डिसाइड करेगा? मान लो 5-7 को फोर्स लग रहा है, अरे बोलो ना तो उस ऑब्जेक्ट का अल्टीमेटली क्या होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? रिजल्टेंट फोर्स। आप उन सारे फोर्सेस को जोड़िए तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डिसाइड करेगा कि इस ऑब्जेक्ट का क्या होना है। तो देखते हैं रिजल्टेंट फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहली बात है कि वो सिर्फ स्पीड भी बदल सकता है। जैसे देखो, इस पेन को मैंने नीचे फेंका, तो नीचे जाते समय बोलिए ना, क्या इसके डायरेक्शन में भी बदलाव होगा? क्या डायरेक्शन में बदलाव होगा? नहीं, सिर्फ क्या बदलेगा? स्पीड बदलेगा। मान लीजिए मैंने फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। अरे बोलो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इस पेन को मैं नीचे फेंक दूं तो सिर्फ इसकी स्पीड ही ना बदल पा रहा है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही ना है, तो वो सिर्फ स्पीड भी बदल सकता है। अच्छा है, सिर्फ मोशन का डायरेक्शन भी बदल सकता है। और इसका भी एग्जांपल हम लोगों ने अभी अभी लिया है। अगर सूरज के अराउंड धरती रिवॉल्व कर रही है तो सिर्फ इसका क्या बदल रहा है? डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रहा है। अरे बोलो ना, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स जिसने सिर्फ इसकी स्पीड बदली थी, वही ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पर सिर्फ इसका डायरेक्शन बदल रहा है। ये हो गया। अगला कहता है कि ये दोनों भी बदल सकता है, मतलब स्पीड भी बदल देगा और डायरेक्शन भी बदल देगा। और इसका भी एग्जांपल हम लोगों ने देखा है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल को इस तरीके से फेंका गया, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है, और वो जाके कहीं इस तरीके से गिरा, तो जब ये ऊपर जा रहा है तो बताइए इसकी स्पीड कांस्टेंट रह रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। आप जानते हैं यहाँ 50 मीटर पर सेकंड है, कहीं यहाँ 40 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, ऐसा होगा। लेकिन साथ ही साथ बताइए डायरेक्शन भी तो बदल रहा है। अरे बोलिए ना, तो एक साथ दोनों काम हो रहा है कि नहीं? स्पीड भी बदल रहा है और डायरेक्शन भी बदल रहा है। और स्पेशली मैंने ये केस आपको बताया है। हालांकि फोर्स तो सिर्फ एक ही लग रहा है। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के ऑपोजिट आएगा और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा। अगर ये वेलोसिटी है, अरे बोलो, तो इसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आएगा, बोलो, और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट आएगा। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अपोजिट है वो क्या करेगा? इसकी स्पीड को कम करेगा। और फोर्स का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा? वो डायरेक्शन बदलेगा। अरे बोलो यार, तो यहाँ दोनों नहीं बदल रहा है, तो फोर्स दोनों भी बदल सकता है। एक और चीज है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि फोर्स स्पीड और डायरेक्शन ना बदल के सिर्फ उसका शेप और साइज बदल दे, ऐसा भी तो होता है। जैसे मान लो कि कटहरा में हम आटा गूंथ रहे हैं, तो ये जो हम मुक्का मारते हैं, फोर्स ही ना लगाते हैं, तो क्या लगता है?
आटा शुरू में रेस्ट में है तो बाद में मोशन में आ जाता है, कटरा से बाहर चला जाता है, अभी भी वो उसी कटरे में है, लेकिन उसका क्या बदल जाता है? शेप बदल सकता है, उसका साइज बदल सकता है। तो फोर्स ये भी कर सकता है। खैर ये सब 9वां क्लास वाला चीज है। आगे बढ़े। यूनिट ऑफ फोर्स सबको पता है। SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? अरे SI यूनिट क्या होता है? ये होता है आपका न्यूटन। और बाबू, एक न्यूटन जो होता है ना, वो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अरे बोलो, अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिखना चाहें तो न्यूटन किसके बराबर होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। और बड़ी आसानी से डिराइव भी हो जाएगा। F बराबर क्या होता है? ma होता है। तो बताओ, फोर्स का यूनिट तो हो जाएगा न्यूटन, मास का हो जाता है kg और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फिजिकल क्वांटिटी है। सुन रहे हो? तो अब उसका इतना भारी भरकम यूनिट कौन ढोते फिरेगा? इसीलिए कहा गया है कि इसको प्यार से आज के बाद से हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूटन बोल देंगे। क्लियर है? चलिए, इसका एक CGS यूनिट भी होता है। CGS यूनिट भी होता है। और बाबू CGS यूनिट क्या होता है? अरे डाइन होता है रे भाई। पूरा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ के हम लोग बैठे हुए हैं। डाइन होता है। और मैंने तुमसे ये भी कहा था कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10 टू दी पावर 5। याद है? याद है? 10 लाख डाइन मरी थी तो 1 न्यूटन पैदा हुआ था। न्यूटन कम खतरनाक आदमी है, आज तक सबको नचा के रखा हुआ है। चलो ठीक है, क्या हुआ? अरे याद है ना ये सब? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, किलोग्राम फोर्स ये भी हम लोगों ने देखा है। KGF, अरे देखे थे हम लोग KGF। देख लो इस सबको। KGF भी हम लोगों ने देखा था। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। तो धरती 1 kg के ऑब्जेक्ट पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना, फिर से बोलिए, कौन? किस पे? हाँ, धरती किस पे? 1 kg के ऑब्जेक्ट पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, उसी ग्रेविटेशनल फोर्स को बोला जाता है 1 kgf ना। बोलो बाबू। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मास कितना लेते हैं? 1 kg। अब बताइए, धरती जो है इस 1 kg के ऑब्जेक्ट पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी? भूल गए तुम लोग? अरे तुमको पता है m मास के ऑब्जेक्ट पे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगता है। धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? और कहां से आया ये? F बराबर ma होता है। बोलो। और किसी भी चीज को धरती के आसपास छोड़ोगे तो उसका एक्सेलरेशन g ही ना होता है। तो हम कुछ थोड़े लिखे, हम लिखे F बराबर m इंटू a। बस a की जगह पे हमको लिखना है g। तो याद रखने का है, धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स m मास के ऑब्जेक्ट पे कितना होता है? सब लोग बोलो, मिल के बोलो। भूलोगे जिंदगी में कभी? mg होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। अच्छा, g की वैल्यू भी बताइए ना, g की वैल्यू कितनी होती है? तो लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राउंड फिगर में कितना? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे बोलो। बढ़िया है। तो एक काम करते हैं ना, m की जगह पे हम लोग रखते हैं 1 kg। क्या बोलते हो? और g की जगह पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख लें। तब मिला जुला के ये 1 इंटू 9.8 कितना? 9.8। और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही ना न्यूटन कहा जाता है। इसका मतलब हुआ 1 kgf जो होता है वो 9.8 न्यूटन होता है। 1 kgf किसके बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। और तुमको याद है मैंने इस न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट किया था, और इस kgf को मैंने gf में कन्वर्ट किया था। किलो का मतलब 10 टू दी पावर। तो कट कुट के कि 1 gf किसके बराबर है? 980। अब तुम समझ लो, तुम लोग ये जो चक्कर में पड़े रहते हो, 1 gf किसके बराबर है? 980। ठीक है, आगे बढ़े। मेन बात ये याद रखना है, 1 kgf बराबर
9.8 न्यूटन, और बाबू राउंड फिगर में हम इसको क्या बोल सकते हैं, 10 न्यूटन भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन में ट्विस्ट डालने के लिए ऐसा भी दे देगा कि एक ऑब्जेक्ट पे 5 kgf फोर्स लगा दिया गया, 5 किलोग्राम फोर्स लगा दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? कितने न्यूटन का फोर्स लगाया गया? मैंने लगभग में बताओ ना, लगभग में 50 न्यूटन फोर्स है ये। अरे यार 1 kgf इज इक्वल टू लगभग 10 न्यूटन ना होता है, तो 5 kgf कितना हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला मार डालूंगा अगर ये बोलोगे कि सर निकाल के दिखाइए। बताओ कितना होता है? mlt। ये रटा हुआ ना हम लोगों का, ये तो सपने में भी आके पूछूंगा तो तुमको बताना पड़ेगा। क्या हुआ? सपने में बुलाओगे? mlt माइनस 2 रटा हुआ है ये, और रटा हुआ ही होना चाहिए, इसको मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूं। अब सुनिए, दुनिया में जितनी भी फोर्सेस हैं, गिना जाए तो बहुत सारी हैं, ठीक है, सैकड़ों में तुम गिन सकते हो, लेकिन बाबू सारी फोर्सेस को हम लोगों ने सिर्फ 4 कैटेगरीज में बांटा है। किस में बांटा है? और उनको कहा जाता है फंडामेंटल फोर्सेस। अब जैसे कितनी सारी फोर्सेस हम लोग जानते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं हम लोग, शांत रहो ना। ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हैं। चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, ये तुम जानते हो। मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, ये तुम जानते हो। जब दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहा होता है ना, दो सरफेस एक दूसरे को प्रेस कर रहा होता है, तो उन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? यानी प्रेस करने के लिए दो सरफेसेस जो हैं, प्रेस करने के लिए दो सरफेसेस जो हैं, वो एक दूसरे पे क्या लगाती हैं? फोर्स लगाती हैं। प्रेस करने के लिए, क्या करने के लिए? प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए दो सरफेसेस एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाती हैं। अगर मैं अपने इस हाथ से इस हाथ को ऐसे दबा रहा हूं, तो बताओ मैं अपने इस हाथ से इस हाथ पे कौन सा फोर्स लगा रहा हूं? नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूं। धागा जो है या रोप जो है, धागा का मतलब स्ट्रिंग हुआ, रोप का मतलब रस्सी हुआ, हाँ, वो अगर किसी चीज पे कोई फोर्स लगाता है ना, तो उसको बोला जाता है टेंशन फोर्स, तनाव बल कहा जाता है, टेंशन फोर्स। जैसे मान लीजिए कि मैं ये पकड़ के खींच रहा हूं, बताओ, ये देखो खींच रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने इस हाथ से अपने सर पे इस स्ट्रिंग के जरिए ना फोर्स लगा रहा हूं। चाहे छोड़ो, ऐसे ले लेते हैं। मान लो इस हाथ से मैं इसको खींचना चाह रहा हूं, ये देखो खींच पा रहा हूं मैं। मान लो कि इस हाथ से मैं थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाऊं, तो ऑब्वियसली मैं खींच पा रहा हूं। तो बताइए, इस हाथ से मैं इस हाथ पे स्ट्रिंग के जरिए ना फोर्स लगा रहा हूं, इस धागे के जरिए ना फोर्स लगा रहा हूं, तो धागे के जरिए जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है टेंशन फोर्स। अरे बोलो, हम लोग जो, जैसे मान लीजिए इस पेन को मैंने यहां रखा और मैंने ऐसा फेंक दिया, ए चुप, तो थोड़ी देर बाद जाकर वो रुक गया। पेन है ना तुम्हारे पास? हाँ, तो नीचे रख लेना घर पे जाके, अब फेंक के देखना, थोड़ी देर के बाद जाके वो रुक जाएगा। आप बताइए ये कौन से फोर्स की वजह से रुका है? कौन से फोर्स की वजह से रुका है? ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स हो गया ना। जब हम लोग, शांत रहिए, जब हम लोग किसी प्लास्टिक के बॉल को पानी में डुबाते हैं, छोड़ते हैं, वो प्लास्टिक का बॉल कहाँ जाता है? वो नीचे जाता है, वो ऊपर कौन से फोर्स की वजह से जाता है? बायंट फोर्स, फोर्स ऑफ बायंसी, उत्प्लावन बल होता है ये, और ये भी एक टाइप ऑफ फोर्स हो गया। अरे बोलो, यहां पे एक सिक्के को अगर तुम गिराओगे तो बड़ा तेजी से गिरेगा, लेकिन एक बाल्टी पानी रख के उसमें सिक्के को गिराना, धीरे 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 आराम से गिरता है। तो कहीं ना कोई फोर्स तो रोक रहा होगा उसको तेजी से गिरने में। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स होता है वो। नहीं जानते हो? आगे पढ़ना है हम लोगों को, टेंशन मत लो।
तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हो गए कि नहीं? इन सारे फोर्सेस को हम सिर्फ 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी है कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स पार्टिकल्स के बीच में लगता है उनके पास मास होने की वजह से। किसकी वजह से? कोई पूछेगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स किस वजह से लगाते हैं? किस वजह से? मास की वजह से लगाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो सबसे बदनाम एग्जाम्पल है ये, न्यूटन के सर पे जो सेब गिरा था, कौन से फोर्स की वजह से गिरा था? धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरा था। तो पता है यहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगा है? क्योंकि धरती के पास भी मास है और सेब के पास भी मास, इसीलिए धरती ने सेब को ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के खींच लिया। क्लियर है? अब मान लीजिए कि यू हैव 2 पार्टिकल्स जिनमें एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2, और दोनों के बीच का सेपरेशन है r। कितना है? r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हम सिर्फ चीजों को खींच सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हम धक्का नहीं दे सकते हैं। इस पेन को छोड़ा जाएगा तो ये हमेशा कहां जाएगा? कभी ऊपर नहीं जाएगा। अब ये मत बोलना कि सर बलून में हीलियम भर के जब छोड़ा जाता है तो ऊपर जाता है। उसकी वजह बायंट फोर्स है। कौन है? हाँ, एटमॉस्फेयर का बायंट फोर्स उसकी वजह है। अगर हम लोग एटमॉस्फेयर गायब कर देना, समझ रहे हो, तो किसी भी चीज को छोड़ोगे तो वो हमेशा कहां जाएगा? नीचे ही जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हम सिर्फ चीजों को खींच सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के हम कभी धक्का नहीं दे सकते हैं। तो बताइए, अगर m1 m2 को खींच रहा है तो m2 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? किधर लगा? हाथ से इशारा करके बताओ। m2 पे फोर्स उधर लगेगा। हाँ, m2 पे फोर्स इधर ही ना लगेगा। ये इसको खींच रहा है। मेरे सामने कोई है, उसको हमको खींचना है तो हम उसको कि आओ मेरे करीब आओ। गजब आदमी हो रे भाई, कॉमन सेंस तुम लोग नहीं लगा रहा है। सुनिए, मैं समझ रहा हूं। हो सकता है आप सवाल ढंग से ना समझ पाए हो। मैं पूछ रहा हूं कि ये इसको खींच रहा है तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? अरे इधर ना लगेगा, ये उसको खींचेगा अपनी तरफ, ऐसे ना खींचेगा। तो एट द सेम टाइम ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसको कहा जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। पढ़ेंगे डिटेल में आगे हम लोग, लेकिन मैं इन चीजों का जिक्र बीच बीच में इसलिए कर देता हूं क्योंकि पहले से भी तुम लोग थोड़ा बहुत तो नाम सुन के तो आए हो ही कम से कम। तो अगर ये, शांत हो जाओ, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो एट द सेम टाइम ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा। और कमाल की बात यह है कि दोनों एक दूसरे पे एग्जैक्टली सेम फोर्स लगाएगा, नो मैटर कि कौन भारी है और कौन हल्का है। ये 100 केजी का है, ये 1 केजी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसने इसको 10 न्यूटन लगा के खींचा है तो ये भी इसको 10 न्यूटन लगा के ही खींचेगा। और इसका एक्सप्लेनेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा पार्टिकल भी पहले पार्टिकल पे उतना ही फोर्स लगाएगा। यानी मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जाहिर सी बात है, इस पर फोर्स इधर लगा है, इस पर फोर्स इधर लगा है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ना। और बाबू, इस फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, Gm1 m2 डिवाइडेड बाई, बोलो याद आया? ऐसा है, जिसमें G को कहा जाता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है।
अरे क्या बोलते हो? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जी की वैल्यू बहुत कम है कि नहीं? 10⁻−11 का तुम मतलब समझ रहे हो? 0.00000 कितना बार जीरो? 10 बार जीरो के बाद तुमको लिखना होगा 667। अगर इसको पूरा ढंग से लिखना है ना तो 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6। ए भगवान, अरे काफी कम नहीं हो गया? तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक बहुत ही छोटा कांस्टेंट है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है ना। इसके बारे में बहुत डिटेल में हमको पूरा ग्रेविटेशन नाम का चैप्टर ही पढ़ना है, तो अभी मैं बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। बस ऊपर ऊपर से हम लोग समझ लेते हैं, मैंने ये महसूस करने के लिए कि दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स कैसे है। अरे बोलिए ना। हाँ बताइए, हम सब के पास मांस है कि नहीं? कोई ऐसा भी है जिसके पास खाली हड्डी है? ना मैं ऐसा मैं बोल रहा था एक बार कि हम सब के पास मांस है, तो एक बोल रहा है ना सर इसके पास मांस नहीं है, खाली हड्डी है। ऐसा कोई बात नहीं है, मांस बोल रहा हूं मैं, मांस थोड़े बोल रहा हूं। कितना बकलोल सब ये समझ रहा होगा कि सर खोसी का मांस कि मुर्गा का मांस। हम सब के पास मांस है, यानी हम सब लोग एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं? लेकिन क्या हम एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स, शांत हो जाए एकदम, क्या हम सब एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर पाते हैं? क्या महसूस कर? क्या कभी ऐसा होता है कि हमारे बगल में कोई खड़ा है और हमको लग रहा है कि हम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा कभी लगे तो बाबू इसकी वजह आपका उम्र है। मांस नहीं है। बोल रहा है सब यस, ऐसा थोड़े होता है। बोलो, कोई बहुत भारी, तब तो आदमी जितना भारी होगा तुम उसकी तरफ उतने ज्यादा खींचे चले जाओगे। तो ऐसा नहीं होता, हम लोग कोई एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं कर रहे हैं। शांत हो जाइए। तो मोटा मोटी इससे प्रूफ होता है कि एक बहुत कमजोर फोर्स है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल भी लेना चाहें ना, तो मान लो कि M1 हम ले लेते हैं 100 kg, M2 भी कितना ले लेते हैं? ये तो 100 kg का कोई मामूली मास है, 100 kg का कोई आदमी है तो मामूली आदमी है। और दोनों के बीच का सेपरेशन हम लोग ले लेते हैं कितना, बताओ ना? 1 मीटर ले लेते हैं। बोलो बाबू, तो जी की जगह पे ये डालोगे, यहाँ 100 इंटू 100 10⁴ होगा कि नहीं? और नीचे में 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना रह जाएगा। तो मिला जुला के देखा जाए तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁴। तो बताओ ना कितना आ जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻7 न्यूटन। हे भगवान, 10⁻7 को एक काम करो, तुम कहां लेके चले जाओ? नीचे लेके चले जाओ, तो दिस विल बिकम, हाँ न्यूटनवा ऊपरे रखना। न्यूटन को कहाँ रखना? ऊपरे रखना, उसको मत नीचे लेके आ जाना, ना तो और कबाड़ा कर देगा। हाँ सुनो, पता है ये क्या बताना चाह रहा है? ये बताना चाह रहा है कि लगभग 6.5 न्यूटन के फोर्स को 1 करोड़ भाग में बांटिए। अब बताइए बहुत कमजोर फोर्स हो गया कि नहीं? तो क्या 100 kg का एक आदमी, 100 kg का एक आदमी 1 मीटर के सेपरेशन पे एक दूसरे का ये ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप यकीन मानिए, एक डस्ट पार्टिकल आपके हाथ पे रखा जाए ना, तो वो आप पर जितना फोर्स लगा रहा होगा ना, उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स 100 kg के लोग एक दूसरे पर लगाते हैं। यानी हम महसूस नहीं कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है। अगर आप इस फोर्स को महसूस करना चाहते हैं, अब देखिए, भले मैं ये बगल वाले का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं कर पा रहा हूं, बोलिए ना, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं छत पे चला जाऊं, रेलिंग पे चढ़ जाऊं और मैं अपना कदम उधर बढ़ाऊं जिधर रोड है, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं रोड पे जाऊंगा, नीचे कहां?
मैं कहा ठीक है, मैं नीचे ही ना जाऊंगा। तो आप बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि मैंने किसी 100 केजी के आदमी का तो ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं किया, लेकिन मैंने धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों महसूस कर लिया? क्योंकि धरती का जो मास होता है, आपको पता है कितना होता है? 6 इंटू 10⁻24 केजी। हे भगवान, धरती को माता कहते हो और तुमको उसका मास नहीं पता है। 6 इंटू 10⁻24 केजी, यानी 6 के ऊपर देखो, अगर तुम 60 केजी हो तो 6 के ऊपर 1 गुना 0 लगाओगे। 600 केजी के हो 2 को लगाओगे। 6 करोड़ केजी के हो तो 7 को लगाओगे। 6 अरब केजी के हो 9, 6 के ऊपर 24 को 0 लगा हुआ है। तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा भारी है धरती। तो मैंने यानी M1 ने धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए महसूस कर लिया क्योंकि M2 बहुत ज्यादा है। अब जब आप G लिखिएगा तो उसमें है 10⁻⁻11, और जब आप M2 लिखिएगा तो उसमें आएगा 10⁻24। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 10⁻24 जो है वो 10⁻⁻11 को कॉम्पनसेट कर देगा और कुछ ठीक ठाक फोर्स लगने लगेगा? अरे बोलो यार। तो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करना चाहते हैं तो दोनों मास में से किसी एक मास को बहुत बहुत ज्यादा भारी होना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा भारी होने का मतलब ऐसा नहीं कि हाथी होना पड़ेगा उसको। हाथी के बगल में जाते खींचा जाते हो तुम लोग? नहीं, हाथी नहीं, पहाड़ नहीं। वो भारी मास या तो सूरज होना चाहिए, नहीं तो चांद होना चाहिए, नहीं तो धरती होना चाहिए। इतना भारी दोनों में से अगर कोई एक रहा ना, तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर पाएंगे। अरे बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ बस फैक्ट्स मैंने बताए, डिटेल में पढ़ना है हमको 11th क्लास में। आगे बढ़ते हैं। इट इज द वीकेस्ट फोर्स एंड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है और हम सिर्फ उससे चीजों को खींच सकते हैं, धक्का नहीं दे सकते। ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब समझते हो? बहुत दूर तक काम करने वाला फोर्स है। जैसे मान लीजिए कि यहां एक मास आप M1 रख लीजिए, दूसरा मास को आप ले जाके 10 करोड़ किलोमीटर दूर रख लीजिए, तब भी दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ही। भले बहुत कम लगाएगा, भले बहुत कम लगाएगा, लेकिन फिर भी दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। आप समझ रहे हैं ना? लगेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है? और इसको अगर आप थियोरेटिकली डिराइव करना चाहते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? G(m1m2) डिवाइडेड बाई। अब कोई पूछे कि बताओ ना बीच का सेपरेशन कितना कर दे कि फोर्स 0 हो जाए, तो तुमको पता है समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है। समथिंग अपॉन कितना 0 होता है? इनफाइनाइट 0 होता है। तो कोई पूछेगा R की जगह पे कितना रखा जाए कि फोर्स 0 हो जाए, तो कितना रखा जाए? इनफाइनाइट। यानी दो मास के बीच का सेपरेशन तुम इनफाइनाइट कर दोगे ना, तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। अदरवाइज बीच का सेपरेशन कितना भी रख लो, करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही। तो इसीलिए कहा गया कि ये एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। एज इट acts between any two particles situated at any distance in the क्या? पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं ना, सब एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। अरे बोलो। ठीक है, चलो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स। कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कि अभी ये दोनों एक दूसरे पे 10-10 न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। बोलिए,
अब बीच में मान लीजिए हवा है, हवा है तो कितना फोर्स लगा रहे हैं? 10-10 न्यूटन का। बीच में मान लीजिए हम अगर पानी भर देना, अरे बीच में क्या भर दें, चाहे सेम सिस्टम को पानी में लेके चले जाएं, अभी भी ये दोनों एक दूसरे पे 10-10 न्यूटन का ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बीच के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। बीच में आपको एक दीवार खड़ी कर दीजिए, जमाने की दीवार, बोलो ना, हाँ, तो आप बीच में कितना भी दीवार खड़ी कर लीजिएगा, इन दोनों का प्यार कम नहीं होगा। पहले 10-10 न्यूटन का था, अभी भी, मतलब हमको लग रहा है ये सब तुमको कहीं ज्यादा समझ में आएगा। ये सब आता है ना ज्यादा समझ में, एक दिन सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए, क्या बाबू? अरे यार, तो मतलब वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है, तो क्या हो गया? मैं कह रहा हूं कि कुछ भी रखोगे तो जब डिपेंड नहीं करता है, तो कुछ नहीं भी रखोगे तब भी डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है? अरे मीडियम रहे या चाहे नहीं रहे, तुम बताओ ना, सूरज और धरती के बीच में वैक्यूम ही ना है, क्या एटमॉस्फेयर है? तो क्या दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है? ठीक है, हाँ, ये नोट कह रहा है कि हम बहुत डिटेल में इसको कहां पढ़ने वाले हैं? 11th क्लास में पढ़ेंगे। कौन से चैप्टर में? ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है कि इफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज फ्रीली फॉलिंग, सुनिएगा, फ्री फॉल का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा और कोई फोर्स ना लग रहा हो। जब हम फ्री फॉल बोलेंगे तो एटमॉस्फेयर को भी कंसीडर नहीं करेंगे। फ्री फॉल का मतलब होता है कि सिर्फ धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जी हाँ, तो इफ अ पार्टिकल ऑफ मास कितना m इज फ्रीली फॉलिंग एज शोन इन द फिगर, यहां फोटो में आपको दिख रहा है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इट अट्रैक्ट्स, माने धरती अट्रैक्ट्स एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये धरती इसके हर पार्टिकल को कहां खींचेगा? अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। का मतलब हुआ वर्टिकली डाउनवर्ड खींचेगा। बाई अप्लाइंग कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? mg होती है। और धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स को स्पेशली कहा जाता है ग्रेविटी। क्या कहा जाता है? इसको ग्रेविटी कहा जाता है। ग्रेविटी सारे ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। ग्रेविटी इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ किसके लिए? अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। एंड विथ एन एक्सेलरेशन, माने फोर्स तो जो लगाएगा उसको बोला जाएगा ग्रेविटी और उसकी वैल्यू होगी mg, लेकिन जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होता है? वो बाबू g होता है, और इसको कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहां g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राउंड फिगर में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और बताया था मैंने, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक और बताया था मैंने 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, अगला जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एगो कैटेगरी हो गया, कौन सा कैटेगरी? पहला कैटेगरी था ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसके बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भर लिया है, डिटेल में तो आगे पढ़ना है। दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बाबू दो फोर्सेस छुपी हुई हैं, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। बोलो ना, कोई पूछेगा? अच्छा हाँ, और इन दोनों फोर्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स हो अच्छा है मैग्नेटिक फोर्स हो, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है चार्ज। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल चार्ज। क्लियर है? चलिए, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, डेली लाइफ के एग्जाम्पल की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के का कोई एग्जाम्पल दे सकता है क्या इसमें? इलेक्ट्रिक फोर्स का सोलेनोइड, क्या बात करते हो, उसमें मैग्नेटिक फोर्स आता है। इलेक्ट्रिक फोर्स का डेली लाइफ, अरे यार बचपन में याद है, ये क्या है? कॉन्गी है। याद आया? क्या याद आया? चाहे स्केले है, वो तो हमको लग रहा है इससे भी हो जाएगा। कोई भी इंसुलेटर होना चाहिए, ऐसा ऐसा रगड़ने के बाद
जब आप कागज के टुकड़ों के सामने लेके जाते थे, अरे बोलिए ना, तो ये जो कंघी है वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था कि नहीं? दूर से ही। कौन सा फोर्स था ये? मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है। और आपको पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मेरे रगड़ने से इस कंघी में चार्ज का आ जाना। तो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगा के ये इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर ले रहा है। अब ये क्यों अट्रैक्ट कर ले रहा है? ये हम 12th क्लास में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक सेक्शन है जो 4-5 महीने पढ़ाई होता है, तो उसमें हम एकदम डिटेल में देखेंगे। क्लियर है? तो रगड़ने के बाद जब आप कागज के टुकड़ों के सामने लेके जाते हैं, तो ये जो इसने अट्रैक्ट कर लिया वो किसकी वजह से किया? इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का तो भरा पड़ा एग्जाम्पल है। जैसे एक कोई सिक्का दीजिए, एक बार सिक्का मांग रहे थे तो एक बोल रहा है कि सर कटोरा लेके आइए। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर ना एक मैग्नेट लगा हुआ है ताकि ये यहाँ बोर्ड में चिपक सके। तो वो चिपक गया। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, ये ध्यान से देखना, पता नहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं, दूर से ही खींच लिया कि नहीं? तो हल्ला नहीं करो। ये इसने, बताइए दिख रहा है? देखिएगा ये तो खींचेगा खींचेगा खींचेगा। ए ठीक है, फिर से देखते हैं। तो ये एक ये डेली लाइफ का ही ना एग्जाम्पल है। और बाबू यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था। ये कौन सा फोर्स था? और दोनों के बीच में, जैसे कोई चुंबक अगर किसी लोहे की चीज को अट्रैक्ट कर ले तो ये मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। दोनों में क्या एक्चुअल अंतर होता है ना, ये अगर हम अभी जानने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि क्यों मैंने इसको इलेक्ट्रिक कहा और इसको मैं मैग्नेटिक बोल रहा हूँ। हालांकि दोनों की वजह क्या होती है? चार्ज ही होती है, फिर भी दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। तो वो सब हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? रुक जाओ, हो गया। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ किस नेचर का होता है? अभी है हम लोग के पास 2-3 मिनट। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है और रिपल्सिव नेचर का भी होता है। ठीक है? जैसे अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो आपने पढ़ा होगा लाइक चार्जेस रिपेल। लाइक चार्जेस का मतलब हुआ दोनों या तो पॉजिटिव हो, दोनों या तो नेगेटिव हो, तो वो लोग एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सही है? अब जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल का मतलब धक्का देगा। तो ये इसको धक्का देगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इशारा करिए, इशारा करिए। हाँ, कुछ लोग ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा है। सर इसी में से चुन लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। बेवकूफ बनाता है सब हमको, सोचता है कि जाते जाते हम ही को पढ़ा के चल जाएगा सब। इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो अपना देख के लग रहा है कि दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहा है। अगर ये दोनों नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? ये उसको धक्का देगा उधर, ये इसको धक्का देगा इधर। अब बाबू लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा। दूर हो जाओ मेरी नजरों से।